हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। जल्दी से क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए इसका लैंग्वेज बहुत बड़ा है, बट जितना बड़ा है उसका सोल्यूशन उतना ही छोटा और आसान होगा, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से देखते रहिए। क्वेश्चन में जितना इन्फॉर्मेशन देता है आप समझिए कि उतना हमारा हेल्प कर रहा है। 2 point masses m1 and m2 are connected by a spring of natural length L0. The spring is compressed such that the 2 point masses touch each other and they are fastened by a string. ठीक है। Then this system is moved with velocity v0 along positive x-axis. When the system reaches the origin, the string breaks. उसको हमने t = 0 मान लिया। The position of the point mass m1 is given by this. आपको दे रखा है कि किसी टाइम t पर जो पार्टिकल होगा m1 उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, v0t माइनस a 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और a एंड ओमेगा आर कांस्टेंट। ये क्वेश्चन में दे रखा था कांस्टेंट। ठीक है। बोलता है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकंड ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड L0। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है एक बार उसको समझ लेते हैं। कि वो कहता है कि हमने क्या किया, दो ब्लॉक को वाया स्प्रिंग जोड़ रखा है, उनको मैंने बहुत कंप्रेस किया, कंप्रेस करके उनके बीच का गैप ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, इस तरीके से कि टच कर रहे हैं। अब वो स्प्रिंग दिखाना था इसलिए थोड़ा मैंने यहाँ गैप छोड़ रखा, अदरवाइज कोई गैप नहीं है। ठीक है। और इस मोमेंट पर पूरा सिस्टम जो था ये एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया ताकि अपने आप इनके बीच का गैप ना बढ़े। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है v0 है, ठीक है ना। वेलोसिटी कितनी है, v0। अब क्या करना है कि ये सिचुएशन दे रखा t = 0 पे ओरिजिन से गुजर रही है। ठीक है ना। अब इसी मोमेंट पर हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया। स्ट्रिंग ब्रेक करोगे तो होगा क्या, ये जो स्प्रिंग इनके बीच का है वो इसको इधर धक्का मारेगी, इसको इधर धक्का मारेगी, तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। सही है ना। क्योंकि पूरा सिस्टम इधर जा रहा था तो इस वाले ब्लॉक का स्पीड बढ़ेगा, इस वाले ब्लॉक का स्पीड थोड़ा घट सकता है ना। मतलब ये वाला ज़्यादा तेज़ी से भागेगा। तो अब देखो, हमने किसी टाइम पर ये मान लिया कि ओरिजिन से पहला वाला ब्लॉक जो है x1 पोजीशन पे था और ये वाला ब्लॉक दे रखा अपने को x2 से, और x1 हमें क्वेश्चन में दे रखा है। सही है। अब है क्या, पूरे सिस्टम को ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो जितना फोर्स इस पर लगेगा उतना ही फोर्स स्प्रिंग इस पर लगाएगी। नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना है, 0 है। और तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 0, VCM कांस्टेंट है। और किसी टाइम पर अगर मैं पता करूं कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना है तो आप सिंपल क्या लगा सकते हो, S = ut + हाफ ऑफ AT² लगा सकते हो। अगर ये a 0 हो गया तो सिंपली ये लिख सकता हूँ S = u × t। और हमें सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v0 दे रखा है, टाइम t रखेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। अगर हमारे पास दो पार्टिकल सिस्टम है तो हम सेंटर ऑफ मास का जो है पोजीशन लिख सकते हैं इस तरीके से, m1 x1 + m2 x2 / m1 + m2। सही है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, x1 की जो वैल्यूज़ थी उसको पुट कर दिया, सबको रीअरेंज करा। आप वो देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ पुट करा, रीअरेंज किया और मैंने x2 निकाल लिया। यहाँ पे x2 हमारे पास आ गया v0t + m1 / m2 टाइम्स a 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। तो इसमें कुछ करना नहीं था, बस हमें इस वाले चीज़ तक पहुँचना था। इसके बाद हमें सिर्फ क्या करना था, x1 की वैल्यूज़ पुट करनी थी, ये वेरिएबल सेपरेबल करना था और हमने यहाँ पे x2 निकाल लिया। अगला पार्ट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें हमें a और L0 में रिलेशन पूछा था कुछ तो। ठीक है। तो इसको करने का सब बढ़िया तरीका ये था कि आप पूरे सिस्टम को एनालाइज करो जो है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाओगे तो शुरुआत में दोनों का वेलोसिटी 0 था, क्योंकि पूरा सिस्टम चल रहा था v0 से, और पूरा सिस्टम v0 चल रहा था तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी v0 आ जाएगा। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये भी 0 पर था, ये भी 0 था, t = 0 पर। ठीक। अब ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। ठीक है। ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, और ये अपना भागते भागते मीन पोजीशन पर पहुंचेंगे। मीन पोजीशन कहाँ मिलेगी, जहाँ पे नेचुरल लेंथ आएगा। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास नेचुरल लेंथ होता है उस कंडीशन पे जो फोर्सेस लगेंगे इस पर, स्प्रिंग फोर्स, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई एक्सटेंशन नहीं है। तो इस पर भी फोर्स 0 है, इस पर भी इंडिविजुअल फोर्स 0 है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, अपने ऑसिलेशन के मीन पोजीशन पर हो जाएंगे। फिर और भागेंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये भी 0 होगा वेलोसिटी, ये भी 0 हो जाएगा, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा। तो एक्सट्रीम से स्टार्ट करके एक्सट्रीम तक हमने देख लिया, बीच में मीन पोजीशन आ गया। आई बात समझ। सेंटर ऑफ मास में जाओगे फ्रेम में तो हमें v सिस्टम मिलेगा 0। तो मैं वहाँ पे बोल सकता हूँ, ये आपने पढ़ा भी होगा सेंटर ऑफ मास में, अगर हमारे पास दो पार्टिकल सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है, नेट फोर्स 0 है, मतलब ACM 0 है, तो हम m1 x1 + m2 x2 जो मास मूवमेंट होता है ना नेट, वो 0 कर सकते हैं। क्योंकि एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो हमारे पास एक का मास मूवमेंट पॉजिटिव हो जाएगा या एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव हो जाएगा। तो = 0 करोगे तो हमें ये मिल जाएगा।
तो अगर हमने मान लिया कि इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो मैं एम्पलीट्यूड को भी x1 की जगह पर रख सकता हूँ, इसके एम्पलीट्यूड को इस x2 की जगह पर रख सकता हूँ। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा क्या है, जब एक्सट्रीम पर पहुँचेगा, है ना, तो आप देख पा रहे हैं कि 0 से मीन पोजीशन पर L था, मतलब एक एक्सट्रीम से ये कितना था, L था। तो अगले मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर जाओगे तो अगेन आप कितना, हर एक कितना जाएगा, L ही तो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा जो एक्सटेंशन हुआ यहाँ से यहाँ तक वो कितना हो गया, L हो गया। सही है ना। तो जो A1 प्लस A2 आएगा, मतलब इसका A1 और इसका A2 जो था, है ना, एम्पलीट्यूड का जो समेशन आएगा वो इस मोमेंट पर टोटल जो आपका एक्सटेंशन है उसके बराबर हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या था, L0 था। ठीक है ना। तो A1 प्लस A2 L0 हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास A1 आ जाएगा M2/M1 प्लस M2। अब इस वाले पार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में M1 की बात करूँ तो वो इधर जा रहा था, एक्सट्रीम से भाग रहा था। ठीक है, एक्सट्रीम पर अगर कोई पार्टिकल होता है तो हम उसको, उसका पोजीशन लिख सकते थे A1 cos ω t, बट वो तब लिखना था जब वो, जो हमारे पास मीन पोजीशन, जब हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, x बराबर 0। बट यहाँ पे मीन पोजीशन 0 नहीं है, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन 0 है ना, एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस उसको जो है एक कोऑर्डिनेट चेंज करने के लिए यहाँ पे -A1 लगाना पड़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका एक्सट्रीम जो होगा इधर होगा। अगर मान लो ये M1 वाला पार्टिकल था वो इधर भागेगा ना, हमारा ओरिजिन तो यहाँ पे था, तो इसका एक्सट्रीम यहाँ पर आता। ठीक है, तो हमारे केस में जो एक्सट्रीम है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चला गया, इसलिए यहाँ पे -A1 ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास x आ गया, या x1 कह सकते हैं। सेंटर ऑफ मास खुद कितने से जा रहा था, V0 चल रहा था, तो वो t टाइम में कितना चल जाएगा, V0t चल जाएगा। ग्राउंड फ्रेम से देखोगे दोनों का सुपर पोजिशन आएगा, तो मैंने ये लिख दिया। तो V0t -A1, ये पूरा चीज़ तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में था, ये सेंटर ऑफ मास खुद आगे गया। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, जो ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, ये x1 टोटल आ गया। ठीक है, ये आ गया x1। अगर मैं इसी x1 को क्या कर दूं, जो क्वेश्चन में दे रखा था, अगर मैं उससे कंपेयर करा दूं, है ना, तो आप देखोगे ना बच्चे कि दोनों का एकदम मिलता जुलता आपको इक्वेशन मिलेगा। जो क्वेश्चन में दे रखा था वो ये दे रखा था, जो हमने निकाला वो ये दे रखा। इन दोनों का आप ध्यान से देखोगे तो A1 और A एकदम एग्जैक्टली सेम है। तो A1 और A कितना हो जाएगा हमारे पास, M2 L0/M1 प्लस M2, क्योंकि A1 हमने निकाल लिया था। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।